अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2024 का प्रोसेस कॉस्टिंग का आईकेप का पास्ट पेपर। सवाल कहता है क्रूज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड CML reduces a product that passes through two processes. The details of processing during the month of Feb 2024 are as follows. Feb के महीने की आपको डिटेल्स दी हुई है। एक प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है। दोनों की कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वैल्यू है, कन्वर्जन कॉस्ट है। और फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग WIP, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ओपनिंग WIP के कितने यूनिट्स हैं, यूनिट्स स्टार्टेड कितने हैं, ये रिजेक्टेड कितने हैं, ट्रांसफर्ड कितने हैं, क्लोजिंग WIP कितना है, ये सारा आपको टेबल दिया हुआ है जो आप एक बार अच्छे से देख लें, रीड कर लें, पढ़ लें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है CML यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दो तरीके होते हैं, एक फीफो है, एक वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में हम सारी कॉस्ट को टोटल करते हैं और सारे यूनिट्स के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखता है मटेरियल G36 इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। अच्छा, जब सवाल ने ये लिख दिया कि मटेरियल जो है वो प्रोसेस ए के स्टार्ट में ऐड हो जाता है, तो स्टार्ट में ऐड होने का क्या मतलब हो गया? स्टार्ट में ऐड होने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई यूनिट क्लोजिंग WIP में होगा तो उस पर भी मटेरियल लगा होगा। ठीक है, जब सवाल ने लिख दिया कि मटेरियल जो है वो प्रोसेस ए के स्टार्ट में ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग WIP के आपके पास 10,000 और 500 यूनिट्स नजर आ रहे हैं, इसमें भी मटेरियल लग चुका होगा। क्योंकि जैसे ही किसी चीज को बनाना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, तो उसमें मैंने मटेरियल की कॉस्ट इनकर कर दी। तो सर ये 80% कंप्लीशन क्या है? ये विद रिगार्ड्स टू कन्वर्जन कॉस्ट होगा, लेबर और ओवरहेड्स। लेकिन मटेरियल क्योंकि स्टार्ट में लग गया है, तो प्रोसेस ए के क्लोजिंग WIP में अगर कोई भी यूनिट होगा तो उसमें मटेरियल लगा होगा। फिर बोलते हैं एंड अनदर मटेरियल H148 इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस बी। अगेन प्रोसेस बी जैसे ही शुरू होता है, प्रोसेस बी के स्टार्ट में ही जो है वो एक और मटेरियल लग जाता है। तो इसका मतलब कोई भी चीज प्रोसेस ए से बी में आई और बी में अभी मुकम्मल नहीं हुई है, बी के क्लोजिंग WIP में है, फिर भी उस पर मटेरियल की कॉस्ट लग चुकी होगी। फिर सवाल बोलते हैं इंस्पेक्शन अकर्स व्हेन प्रोसेस ए इज 70% कंप्लीट एंड अगेन व्हेन प्रोसेस बी इज 80% कंप्लीट। यूनिट्स रिजेक्टेड in process A are disposed of at a cost of rupees 500 per unit, whereas units rejected in process B can be sold for rupees 2000 per unit. 5% of units are normally rejected at each stage of inspection. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस सवाल का। क्या है भाई इसमें? बोलते हैं कि मैं यूनिट्स की इंस्पेक्शन करता हूँ। लेट से पहले हम प्रोसेस ए समझते हैं। प्रोसेस ए में यूनिट्स की इंस्पेक्शन कब होती है? जब वो 70% कंप्लीट होता है। अच्छा, 70% कंप्लीट होने का मतलब ये है कि कन्वर्जन कॉस्ट, इसलिए क्योंकि मटेरियल तो बिल्कुल स्टार्ट में लग जाता है, फिर लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा होता है और उस चीज को बनाने का अमल, बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। अब जब कोई चीज 70% कंप्लीट होती है, पूरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मटेरियल का खर्चा पूरा लग गया है, लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा 70% लगा है, उसको चेक करा जाता है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। अगर उसमें कोई फॉल्ट है, अगर उसमें कोई खराबी है, अगर उसमें कोई मसला है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अब जरा ये बात सोचो कि तुमने कोई चीज 70% बना ली और तुम्हें ये पता चला कि उस चीज में मसला है, वो चीज खराब है, वो फॉल्ट है, उसमें रिजेक्ट है, उसमें डिफेक्टिव है, तो क्या मैं उसको मजीद 30% खर्चा कर कर मुकम्मल करूंगा? नहीं, नहीं करूंगा। जब 70% कोई चीज मैंने बनाई और मैंने देखा खराब है, तो वो रिजेक्ट हो गई, उसमें मजीद खर्चा नहीं होगा। ठीक है, फिर लिखते हैं एंड अगेन व्हेन प्रोसेस बी इज 80% कंप्लीट। अगेन प्रोसेस बी में जो चीजें होती हैं वो 80% जब मुकम्मल हो जाती है तो उनकी इंस्पेक्शन होती है।
अच्छा, अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो अमूमन 100% पर इंस्पेक्शन करी जाती है और फिर रिजेक्ट निकलता है, यानी कि कोई चीज़ पूरी बना ली फिर देखा कि वो ख़राब है या नहीं। लेकिन इस सवाल में ये लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट प्रोसेस ए की चीज़ें 70% कंप्लीट होती हैं तो उनको चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट करा जाता है कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। और प्रोसेस बी की चीज़ें 80% कंप्लीट होती हैं तो उनको चेक करा जाता है कि उनमें कोई मसला तो नहीं है। यूनिट्स रिजेक्टेड इन प्रोसेस ए आर डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500 पर यूनिट। अब ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये डिस्पोजल कॉस्ट है। कभी कभी मेरा जो लॉस होता है ना, उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको फेंकने के लिए मुझे मजीद खर्चा करना पड़ता है। ये डिस्पोजल कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ये पैसा मिल नहीं रहा बल्कि मजीद पैसा देना पड़ रहा है। कचरा फेंकने के लिए देना पड़ रहा है। फैक्ट्री से कोई कचरा लेकर जाएगा, बोल रहा है मैं लेकर जाऊंगा, फेंक भी दूंगा, डिस्पोज ऑफ भी कर दूंगा, लेकिन 500 रुपये एक यूनिट के लूंगा, तो मजीद मेरी जेब से जा रहा है पैसा। नॉर्मली स्क्रैप वैल्यू बेचकर पैसा आता है। Various units rejected in process B can be sold for ₹2000 per unit। ठीक है, इसमें तो स्क्रैप वैल्यू है। 5% यूनिट्स आर नॉर्मली रिजेक्टेड, नॉर्मल लॉस 5% है एट ईच स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। Units rejected during process B were sold during the month, but units rejected during process A were still in the factory at the month's end। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम प्रोसेस कॉस्टिंग में रिसीवेबल और कैश बेसिस का काम नहीं करते हैं या इन्वेंट्री का काम नहीं करते हैं। हम अपने पास नॉर्मल लॉस की अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती है तो वो प्रोसेस के कॉस्ट में एडजस्ट कर माइनस करते हैं ताकि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की कॉस्ट सही आए। अभी इन्वेंट्री में है तो कल बिक जाएंगे, परसों बिक जाएंगे, 3 दिन बाद बिक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल को आपने आगे बढ़ने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस सवाल में एक स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ रहा है और ये जो क्लॉज नंबर 3 है ना, ये सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। रिक्वायर्ड ए में लिखा है कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फीफो मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में अलग तरह से कैलकुलेट होते हैं और एफको यानी कि एवरेज कॉस्ट मेथड में अलग तरह से कैलकुलेट होते हैं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एब्नॉर्मल गेन लॉस इफ एनी। 8 मार्क्स, 15 मार्क्स का पूरा सवाल था। अच्छा, इसमें टी अकाउंट्स नहीं बनाने थे प्रोसेस के, लेकिन मैंने टी अकाउंट्स भी बना लिए। अब सबसे पहले हम क्वांटिटी शेड्यूल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल जो है ये आप सेपरेटली कहीं पर खोल लें, आपके सामने हर वक्त मौजूद होना चाहिए, पढ़ा हुआ हो, फिर आप मेरे आंसर की तरफ आइएगा। आपके पास ये सवाल कहीं पर होना चाहिए और 1 से 2 बार आपने इसको रीड किया हुआ हो बिफोर सॉल्विंग। चले जी, देखिए मैंने सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया है। ऑल्दो ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्वांटिटी शेड्यूल जो है ना वो क्लैरिटी दे देता है, चीज़ों को क्लियर कर देता है, पिक्चर को मजीद साफ कर देता है और बेहतर कर देता है। क्वांटिटी शेड्यूल में बेसिकली ये प्रोसेस के अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड ही है। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अच्छा, अब ये कैसे बना है? सबसे पहले ओपनिंग WIP के 8000 यूनिट्स और यूनिट स्टार्टेड, मैं प्रोसेस ए की पहले बात कर रहा हूँ। ओपनिंग WIP के 8000 यूनिट्स जो कि डेबिट साइड पर आते हैं और यूनिट्स स्टार्टेड या ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए जो कि डेबिट साइड पर आते हैं 50,000। ये दोनों मुझे सवाल में एज इट इज दिए हुए। देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने 8000 यूनिट जो है वो बनाना ओपनिंग WIP में थे, 50,000 यूनिट्स मजीद बनाना शुरू करा। ठीक है जी। अच्छा, एबनॉर्मल गेन को 2 मिनट छोड़ देते हैं। नॉर्मल लॉस कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा गौर से सुने। देखिए आपके पास जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं, जो आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स जो हैं वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो 8000 यूनिट्स हैं और वो 60% कंप्लीट हुए हुए थे पिछले साल। इसका मतलब ये हो गया कि क्या इनकी इंस्पेक्शन पिछले साल हुई थी? नहीं, इनकी इंस्पेक्शन पिछले साल नहीं हुई होगी, इस चीज को समझिएगा। अगर आप पॉइंट 3 देखते हो तो इंस्पेक्शन कब होती है? जब कोई चीज 70% कंप्लीट हो। अब ये जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं ये 60% कंप्लीट हुए हुए थे पिछले सालों में। तो अगर ये 60% कंप्लीट हुए हुए थे पिछले सालों में तो पिछले साल इसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई होगी। ये इस साल 70% तक जैसे ही मुकम्मल होंगे इनकी इंस्पेक्शन होगी। फिर 50,000 यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसफर इन करें। ठीक है जी, 50,000 यूनिट्स ट्रांसफर इन करें। अच्छा, ये टोटल हो गया 58,000।
और इसमें से कुछ रिजेक्ट हुए हैं, कुछ प्रोसेस बी में गए और कुछ क्लोजिंग WIP में। अच्छा, क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स है ना, जो कि यहाँ पर 10,000 और 500 नजर आ रहे हैं, ये 80% कंप्लीट है। इसका मतलब ये जो इंस्पेक्शन का स्टेज था, इसको इन यूनिट्स ने क्रॉस कर लिया, यानी कि इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी, इनको मैंने चेक करा होगा, इनको मैंने इंस्पेक्ट करा होगा। देखें, बात को समझिएगा, जो डेबिट साइड पर होता है वही क्रेडिट साइड पर आता है। तो ओपनिंग WIP के 8,000 यूनिट से, जो कि 60% कंप्लीट थे, 50,000 नए यूनिट्स पर काम करना शुरू कर दिया, 58,000 यूनिट्स हो गए। यही 58,000 यूनिट्स में से कुछ रिजेक्ट हुए, कुछ ट्रांसफर हो गए प्रोसेस बी में, और कुछ क्लोजिंग WIP में है। अलबत्ता बात समझने वाली ये है कि इन सारे यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई होगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर यूनिट्स रिजेक्टेड 2500 और 10,500 को ऐड करता हूँ तो 13,000, 13,000 और 45,000 कितना बनता है? 58,000 बनता है। और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी 58,000 बनता है। तो ये जो ओपनिंग WIP और जो स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर थे, 58,000 यूनिट्स ऐसे थे जो कुछ हद तक या तो कंप्लीट थे पिछले सालों में या इस साल शुरू करे, और उसमें से ही कुछ रिजेक्ट हो गए, खराब थे, कुछ बी में चले गए जो पूरे बन गए, और कुछ 80% बने हैं वो क्लोजिंग WIP में। इसका मतलब इन सारे यूनिट्स की इंस्पेक्शन इसी साल हुई होगी। भाई, जो यूनिट आपने शुरू करा और या तो वो मुकम्मल कर लिया, या जो यूनिट शुरू करा और 80% मुकम्मल कर लिया, उसकी इंस्पेक्शन भी हुई होगी, क्योंकि जैसे ही 70 को क्रॉस करता है इंस्पेक्शन हो जाती है। और 8,000 यूनिट जो ओपनिंग WIP के, वो पिछले साल इंस्पेक्टेड नहीं थे, वो भी इसी साल इंस्पेक्ट हुए होंगे। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स मालूम करने के लिए 8,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% कर 2,900 यूनिट जो है वो मेरा नॉर्मल लॉस आया। इसलिए क्योंकि इसने ये कहा हुआ था कि आपका जो नॉर्मल लॉस होता है, आपका जो नॉर्मल लॉस होता है वो कितना होता है? आपका नॉर्मल लॉस जो होता है, जो जो यूनिट्स पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन से गुजरते हैं, जो जो यूनिट्स पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन से गुजरते हैं, उनका 5% होता है। तो आपको समझने की ये जरूरत है कि ओपनिंग WIP और जो स्टार्ट इस साल करे हैं, वो दोनों यूनिट्स इंस्पेक्शन के स्टेज से इसी साल गुजरे होंगे। अलबत्ता सर, अब जरा बात सुनिएगा, अगर क्लोजिंग WIP 80% कंप्लीट नहीं होता, 40%, 30%, 20% कंप्लीट होता, तो क्या होता? तो ये क्लोजिंग WIP वाले यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं हुए होते। ऐसा प्रोसेस बी में आ रहा है, उसको देखते हैं। बहरहाल प्रोसेस ए के लिए सिंपल था, तो 2,900 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। अच्छा सर, यहाँ पर ये जो यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन 2500 दिया हुआ, ये क्या? ये एक्चुअल लॉस है। आप डिफरेंस समझते हैं ना, एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल लॉस में। तो नॉर्मल लॉस आपका 2,900 है, लेकिन आपका एक्चुअल लॉस जो है वो 2500 है। इसका मतलब इस बार आपका 400 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी यूनिट्स ट्रांसफर्ड 45,000 और CWIP के 10,500 यूनिट्स एज इट इज लिखे। आप देखिए 58,400 दोनों आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर आखिर में टी अकाउंट्स भी बना दिए आपकी आसानी के लिए, तो इसमें भी 8,000, 50,400, नॉर्मल लॉस के 2,900, प्रोसेस बी में जाने वाले 45,000 और CWIP के 10,500 शो कर दिए हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाना इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने आपके फर्दर प्रैक्टिस के लिए बना दिया। अब आ जाते हैं प्रोसेस बी पर। प्रोसेस बी में ओपनिंग WIP और यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस से 45,000 ये दिया हुआ है। देखिए कहाँ दिया हुआ है भाई। ओपनिंग WIP के 5,000 यूनिट्स हैं, और वो यूनिट जो प्रोसेस ए से आए वो 45,000 है। जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट है। जो प्रोसेस ए में आपको ट्रांसफर्ड आउट नजर आ रहा है वो इधर का ट्रांसफर्ड इन है। अच्छा, प्रोसेस बी में इंस्पेक्शन कब होती है? तो बोलता था कि भाई प्रोसेस बी में यूनिट्स तब इंस्पेक्ट होते हैं जब वो 80% कंप्लीट हो। अगर कोई यूनिट 80% कंप्लीट होगा तो उसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट करा जाता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, और वो बात ये है कि जो नॉर्मल जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं, जो क्लोजिंग WIP के 7,000 यूनिट्स हैं, ये सिर्फ 50% कंप्लीट है। इसका मतलब इन 7,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन क्या इस साल हुई होगी? सोचें, इंस्पेक्शन कब होती है? जब कोई यूनिट 80% कंप्लीट होता। तो ये जो 7,000 यूनिट्स है जो 50% कंप्लीट है, इनकी इंस्पेक्शन इस साल तो नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इनकी इंस्पेक्शन कब होगी? अगले साल।
अब देखिए 5,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP में थे जो 30% कंप्लीट थे। 45,000 यूनिट्स इन पर काम करना शुरू किया, कितने हो गए 50। और ये 3 40 और 7 भी 50 बनेगा। अच्छा, लेकिन ये जो 50,000 यूनिट्स हैं इसमें से कुछ रिजेक्ट हो गए, कुछ फिनिश गुड्स में चले गए और कुछ क्लोजिंग WIP में। लेकिन इन 50,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन नहीं हुई है। इन 50,000 यूनिट्स में से ये जो 7,000 यूनिट्स जो क्लोजिंग WIP में है ये इंस्पेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये 50% कंप्लीट थे। हाँ, इनका इंस्पेक्शन इनका कंप्लीशन स्टेज जो है वो 90% होता, 95% होता, 85% होता, 80%, 81% होता, तो फिर तो ये भी इंस्पेक्ट हुए होते। तो अब जब हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस 5% है, उन यूनिट्स का जो इंस्पेक्ट होते हैं, तो इस बार हमने क्या करना है, हमने इस बार जो है वो बोलना है कि भाई 5,000 यूनिट्स ओपनिंग WIP में है, जमा 45,000 नए यूनिट्स, कितने बन गए 50,000। 50,000 में क्लोजिंग WIP वाले 7,000 शामिल है, क्योंकि 50,000 डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड के 7,000 डेबिट से ही आते हैं। सो वो 7,000 निकाल दो, तो 43,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन हुई है और उसका 5% 2150 बनता है। ये नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हो गए। दूसरा तरीका ये है कि जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं और जो यूनिट्स रिजेक्ट तभी भी होंगे जब वो इंस्पेक्ट में होंगे, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, 43 आएगा और इसका 5% ले लें। अब प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, प्रोसेस बी में आपके पास जो है ये 2150 आ गया। अच्छा, एक्चुअल लॉस प्रोसेस बी का 3,000 यूनिट्स है। एक्चुअल लॉस जो प्रोसेस नंबर बी का है वो 3,000 यूनिट्स है, जो आपके टोटल रिजेक्ट में वो 3,000 है। लिहाजा आपके पास जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं वो 850 है। 3,000 में से आपने 2150 माइनस कर दिया, 3,000 टोटल रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, 2150 नॉर्मल लॉस के, तो बाकी 850 एबनॉर्मल लॉस के होंगे। यूनिट ट्रांसफर टू वेयर हाउस या फिनिश गुड्स ऑलरेडी दिया हुआ है और क्लोजिंग WIP ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमने प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का क्वांटिटी शेड्यूल बना लिया। यही वैल्यूज आपको प्रोसेस बी के टी अकाउंट में भी नजर आएंगी। मैंने आपकी आसानी के लिए टी अकाउंट्स भी बना दिए, ओपनिंग WIP, ट्रांसफर फ्रॉम ए, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और CWIP, और दोनों साइड्स 50,000 पे बैलेंस हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स पर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स क्या मतलब होता है भाई, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में यानी कि एफको मेथड में और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो मेथड में, दोनों में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग तरह से कैलकुलेट करे जाते हैं, ये याद रखिएगा। अभी हमारा सवाल जो है वो एवरेज कॉस्ट का वेटेड एवरेज मेथड का सवाल है। वेटेड एवरेज मेथड में जब हम EPU कैलकुलेट करते हैं तो हम सारी कॉस्ट को ऐड कर रहे होते हैं और सारे यूनिट से डिवाइड कर रहे होते हैं, चाहे वो पिछले साल वाले थे चाहे वो इस साल वाले थे। तो हमने करा क्या, हमने बोला भाई मटेरियल के लिहाज से, मटेरियल तो हर चीज जो कंप्लीट होती है, हर चीज जो A से B में गई है उस पर मटेरियल लगा ही होगा, क्योंकि मटेरियल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लगता है। 45,000 यूनिट्स हो गए। जो क्लोजिंग WIP के 10,500 यूनिट्स है उस पर भी मटेरियल 100% लगा होगा, क्योंकि मटेरियल पूरा का पूरा प्रोसेस के स्टार्ट में लग जाता है। एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स को हम माइनस करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल गेन जो है वो फ्री यूनिट्स होते हैं जिसकी अगेंस्ट कोई कॉस्ट नहीं लगी हुई होती है, वो हमारे आउटपुट को इंक्रीज कर रहे होते हैं। एबनॉर्मल लॉस का उलट होता है, एबनॉर्मल लॉस को हम EPU की वर्किंग में ऐड करते हैं, एबनॉर्मल गेन को EPU की वर्किंग से माइनस करते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट्स बन गए। एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा लॉस होता है और एबनॉर्मल गेन एक फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांटेज होता है। तो हमारे पास नेट जो EPU आ रहा है मटेरियल का वो 55,100 आ रहा है। ठीक है, ये CWIP के 10,500 यूनिट्स हैं, इस पर मटेरियल लगा होगा। ये 45,000 यूनिट जो फिनिश गुड्स में गए हैं इस पर भी मटेरियल लगा होगा। अलबत्ता इन 45,000 यूनिट्स में से 400 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बने। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो प्रोड्यूस होंगे, मेरा एबनॉर्मल गेन था और वो इधर शामिल है, लेकिन उस पर कॉस्ट तो नहीं लगी होगी, मुझे उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है। मुझे अपनी कॉस्ट नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट तक रखनी होती है। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन आता है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर एबनॉर्मल लॉस आ रहा होता है तो ऐड करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। 55,100 यूनिट्स हुए। अच्छा सर, यहाँ पर ये कैसे हुआ, देखिए जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं या दूसरे प्रोसेस में गए वो तो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी 100% कंप्लीट होंगे, तभी वो दूसरे प्रोसेस में गए। जो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं उसका हमने 70% लिया है। सर 70% क्यों लिया है, इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या था, पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन था 70%। 70% में मैं यूनिट को इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि वो सही है या ख़राब है। मैं उधर से जो ख़राब यूनिट्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक जितनी भी मैंने कॉस्ट लगाई वो मैंने यहाँ पर अकाउंट फॉर करी है, और वो पूरी 100% नहीं थी, वो 70% थी। बाकी कॉस्ट जो है वो नॉर्मल यूनिट्स के हिसाब से जानी चाहिए।
क्लोजिंग WIP का 80% इसलिए लिया क्योंकि 10,500 यूनिट जो क्लोजिंग WIP में है, सवाल की इंफॉर्मेशन देखें वो 80% कंप्लीट है। अगर वो 80% कंप्लीट है तो उस पर 80% कन्वर्जन कॉस्ट लगी होगी और इस तरह से हमारे पास प्रोसेस ए के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाते हैं। आप सवाल को दोबारा से यहाँ पर पढ़िएगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 को दोबारा से गो थ्रू करिएगा और फिर आप मजीद आगे बढ़िएगा। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर, यानी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोसेस बी के। अच्छा, अब यहाँ पर आईकिप के जो सोल्यूशन है ना, उससे थोड़ा सा हम डिफर कर रहे हैं। ये वाला सोल्यूशन ज़्यादा लॉजिकल है। आईकिप दोनों सॉल्यूशंस मान लेगा, आप फिक्र ना करिएगा। आईकिप क्या करता है, आईकिप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हमेशा इग्नोर कर देता है। आईकिप ईपीयू की वर्किंग में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कभी भी अकाउंट फॉर करता ही नहीं है। तो सर हम भी तो नहीं करते थे। देखो, हम उस वक्त नहीं करते जब मुझे नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को सारे यूनिट्स में तकसीम करना हो। जब मैं नॉर्मल लॉस के कॉलम को ही हटा दूंगा तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो यहाँ पर 50,000 आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू से एक बड़ा आंसर आएगा और उसी पर क्लोजिंग WIP और उसी पर फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वैल्यूएशन हो रही होगी। लेकिन इस सवाल में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को लिया जाएगा। सर क्यों? इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज इंस्पेक्ट हुई ही नहीं है तो उसमें नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को शामिल भी नहीं करना चाहिए। अलबत्ता कोई चीज अगर इंस्पेक्ट हुई है तो उसमें नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। देखिए, प्रोसेस ए में सुनिएगा जरा गौर से, प्रोसेस ए में मैंने भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं लिए। प्रोसेस ए में मैंने भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं लिए। यहाँ पर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेकर इनकी कॉस्ट निकालूंगा, इनकी कॉस्ट निकालकर और गुड यूनिट्स की कॉस्ट में शामिल करूंगा। प्रोसेस ए में मैंने ऐसा नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोसेस ए में क्या हो रहा था, प्रोसेस ए में जो यूनिट CWIP में गए थे, प्रोसेस ए में जो यूनिट्स क्लोजिंग WIP के हैं वो भी इंस्पेक्टेड हैं क्योंकि 80% कंप्लीट है। प्रोसेस ए का इंस्पेक्शन जो वो है, इंस्पेक्शन लिमिट है वो 70% है और जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए हैं वो भी इंस्पेक्टेड है। अगर मैं नॉर्मल लॉस के कॉलम को प्रोसेस ए के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से टोटली इग्नोर कर देता हूं, लिखता ही नहीं हूं, तो होगा ये कि ये जो हमारे पास बॉटम पर नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं ये कम आएंगे और इसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आएगी और ऑटोमेटिकली नॉर्मल लॉस पर जो खर्चा हुआ है या जो कॉस्ट इनकर हुई है वो गुड यूनिट्स में और CWIP के यूनिट्स दोनों में शामिल खुद ही हो जाएगी। लेकिन अगर यहां बात करें तो यहां हमने क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि इस सवाल में जो यूनिट्स क्लोजिंग WIP में है वो इंस्पेक्ट नहीं हुए। जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स है वो 50% कंप्लीट है और प्रोसेस बी का इंस्पेक्शन 80% पर होता है। तो जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स है वो इंस्पेक्ट नहीं हुए। अलबत्ता जो यूनिट्स फिनिश गुड्स वगैरह में जा रहे हैं वो इंस्पेक्ट में। तो जो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर कर और मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की कॉस्ट में शामिल करना होगा, उसको मुझे क्लोजिंग WIP की कॉस्ट में शामिल नहीं करना है। ये अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ये किया है, लेकिन हम यहाँ पर तीनों चीजें लिखते हैं। अच्छा, आईकेप में एक और चीज है, देखें, एक तो प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट होगी ना, प्रोसेस बी की चीजें प्रोसेस ए से आई हैं, फिर उस पर मटीरियल लगा है प्रोसेस बी में भी और कन्वर्जन कॉस्ट है। लेकिन आईकेप ने इन दोनों कॉलम्स को मर्ज कर दिया है अपने सोल्यूशन में, तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों के एग्जैक्ट वैल्यू सेम है। और एक और बात, आईकेप ने जब प्रोसेस बी की डिटेल्स दी तो उसने कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया, उसने कन्वर्जन कॉस्ट दी ओपनिंग WIP की, लेकिन ओपनिंग WIP के जितने भी यूनिट्स हैं वो पिछले किसी साल में प्रोसेस ए से आए होंगे। जब वो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में आए होंगे तो उन पे प्रोसेस ए की भी कॉस्ट लगी होगी, वो नहीं दी। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आईकेप दे रहा है इसमें इसने प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट यानी कि प्रोसेस ए पे लगने वाली कॉस्ट भी शामिल कर दी है और इस साल के मटेरियल का खर्चा भी शामिल कर दिया है। और ये जो ओपनिंग WIP की 30 मिलियन की वैल्यू है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस और मटेरियल दोनों शामिल है। बहरहाल मैंने दोनों की वर्किंग सेपरेटली कर दी। कैसे करी भाई? फिनिश गुड्स में 40,000 यूनिट्स गए, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो।
फिनिश गुड्स में कोई यूनिट तब जाता है जब वो मटेरियल के लिहाज से, पिछले प्रोसेसेस के लिहाज से, कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 100% कंप्लीट हो। तो ये सारे यूनिट्स 100% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को मैंने यहाँ पर लिया, इसकी किस तरह से आगे मैं ट्रीटमेंट करूंगा ये मैं बताता हूँ, लेकिन नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पर जो खर्चा लगा है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और उसकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स के यूनिट्स में शामिल करना चाह रहा हूँ। 2150 कैसे आए भाई, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए थे, ये 2150 यूनिट्स थे। अलबत्ता कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से मैं इनको सिर्फ और सिर्फ 80% तक ले रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस बी में 80% पर इंस्पेक्शन होती है। अगर एक यूनिट खराब होगा तो उसमें मजीद खर्चा नहीं हो रहा होगा, यानी कि मैंने 2150 का 80% लिया। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स अगेन यहाँ ऊपर से आ गए हमारे पास, और वही 850, 850 और फिर 850 का 80%, 80% तक इसका खर्चा हुआ होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 7000 यूनिट्स हैं, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स हैं उस पर जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी है वो सिर्फ 50% है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास प्रोसेस बी के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ रहे हैं। अब आप वापस से स्टेप 1, 2 और 3 को देखें, सवाल को दोबारा से रीड करें, फिर मजीद आगे बढ़िएगा। बहुत सारी मैंने ऐसी बातें करी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 पर आते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। मटेरियल, मटेरियल, अच्छा हम वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। वेटेड एवरेज मेथड में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे लगने वाला मटेरियल, इस साल का मटेरियल, सारा मटेरियल ऐड हो जाता है और उसको फिर ईपीयू से डिवाइड किया जाता है। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे 16 मिलियन और ड्यूरिंग द मंथ 1,10,000, 110 मिलियन का खर्चा हुआ था, मटेरियल लगा था। ये दोनों वैल्यू सवाल में दी हुई हैं। सर ये क्या है? सवाल में ये लिखा हुआ था कि प्रोसेस ए के जो यूनिट्स हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को फेंकने के लिए 500 रुपए का मजीद खर्चा होगा। ठीक है जी, तो ये वो वाला खर्चा है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये खर्चा है, तो कॉस्ट में ये ऐड होता है। सही है। अच्छा, कॉस्ट में ये ऐड हुआ, ये टोटल कॉस्ट आ गई हमारी मटेरियल की। ईपीयू मटेरियल का 55,100 था। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमने कॉस्ट को ईपीयू से डिवाइड कर दिया। कन्वर्जन कॉस्ट ओपनिंग पे जो लगी थी, ड्यूरिंग द ईयर जो लगी, और हमने इसका कर लिया एक टोटल। टोटल आ गया 46 मिलियन। ईपीयू है 53,120, ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है, उससे डिवाइड किया, हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और इधर मैंने क्या किया है, इधर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है। कोई यूनिट फिनिश गुड में जाएगा तो उस पर मटेरियल भी लगा हुआ होगा, कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी हुई होगी, और जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स डिस्पोज करे हैं उसकी जो कॉस्ट है उसकी भी कोई वैल्यू उसमें अटैच्ड होगी। अच्छा जी, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में कुछ आउटपुट है, आउटपुट के 45,000 यूनिट्स हैं, वो 3179.03 पर वैल्यूड होंगे, क्योंकि उसमें मटेरियल भी लगा होगा और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी होगी, तभी वो प्रोसेस बी में गए होंगे। ये जो वैल्यू है ये प्रोसेस बी के अकाउंट में भी नजर आएगी, ए का आउटपुट और बी का इनपुट है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन के 400 यूनिट्स, उस पर 2313.07 का मटेरियल, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में लग जाता है। इंस्पेक्शन वाले दिन जब 70% कोई चीज कंप्लीट होगी और मैं उसकी इंस्पेक्शन करूंगा तब तो मैं कन्वर्जन कॉस्ट को स्टॉप कर सकता हूँ, मटेरियल तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। और 280 इंटू 865.96, ये 280 इसलिए है क्योंकि जो कन्वर्जन कॉस्ट का ईपीयू है, कन्वर्जन कॉस्ट का ईपीयू एबनॉर्मल गेन का, वो 280 है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के 10,500 यूनिट्स हैं, उन पर 100% पूरा का पूरा मटेरियल लगा होगा, मटेरियल और डिस्पोजल कॉस्ट पूरी आनी चाहिए। जबकि जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो मुझे कितनी लगानी चाहिए, कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पर 80% लगानी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स 80% कंप्लीट है। तो ये आपकी सारी की सारी कॉस्ट आ जाती है। मैं आपको प्रोसेस ए का अकाउंट दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, प्रोसेस ए के अकाउंट में इन दोनों को ऐड करोगे तो 22 मिलियन आ रहा है, ये आपके ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की टोटल वैल्यू होगी। देखते हैं प्रोसेस ए का अकाउंट। ये अकाउंट बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बना लिया। ये सारे क्वांटिटी शेड्यूल से वैल्यूज आई हैं, आपको एक्सेल की फाइल मिलेगी, ये सारी वैल्यूज क्वांटिटी शेड्यूल से आई हैं। ये 22 मिलियन अभी मैंने आपको दिखाया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। मटेरियल सवाल में लिखा हुआ है कितना लगा। डिस्पोजल प्रोसीड्स 2900 यूनिट से, और हर यूनिट जो है उस पर 500 रुपए लगे हैं, जो हमने यूनिट्स नॉर्मल उसके फेंके हैं। कन्वर्जन कॉस्ट सवाल में दी हुई थी। एबनॉर्मल गेन की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। आउटपुट की वैल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू देखें, ये दोनों यहाँ पर आ रही होंगी, और ये आपका अकाउंट जो है वो बैलेंस भी कर रहा है। ठीक है जी, ये प्रोसेस ए का अकाउंट है। अब आ जाते हैं प्रोसेस बी पर।
प्रोसेस बी में क्या है, प्रोसेस बी में मटेरियल और प्रीवियस कन्वर्जन कॉस्ट या प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट मैंने मर्ज कर दी है, इंक्लूड कर दी है, एक साथ इकट्ठा कर दी है, एक साथ शामिल कर दी है। क्यों? इसलिए क्योंकि आईकेप ने जो मुझे डेटा दिया उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट की वैल्यू दी। अब ये जो मटेरियल की वैल्यू दी, आईकेप ने ये नहीं बताया कि प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट कितनी लगी होगी, लेकिन अगर कोई प्रोसेस बी के ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में है तो वो यूनिट कभी ना कभी प्रोसेस ए से ही बी में आया होगा। तो वो क्योंकि ए से बी में आया होगा तो उस पर प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट भी लगी होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल में वो वैल्यू शामिल है। सो हम एफ को यानी कि एवरेज कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे टोटल 40 मिलियन का खर्चा है एज पर सवाल 310, और यही यहाँ पर हमारे पास मटेरियल प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट है। फिर कॉस्ट इनका ड्यूरिंग द मंथ 225 और 70, एज इट इज सवाल से 225 और 70 आ गया। उसके बाद सर ये प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट क्या है? जो चीजें ए से बी में आई, जो चीजें प्रोसेस ए में कंप्लीट होकर प्रोसेस बी में आई, उस पर आज तक लगा हुआ सारा खर्चा। सो आपके टोटल एक्सपेंसेस इन दोनों का एडिशन होगा। ईपीयू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, आपने प्रोसेस बी का ईपीयू 50,000, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट का भी 50,000, मटेरियल का भी 50,000 और कन्वर्जन कॉस्ट का 45,900 कैलकुलेट किया हुआ था। आपने इसको डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो ये आ रही है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैंने लिख दी, वो लिख दी मैंने स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। नॉर्मल लॉस के 2150 यूनिट से जो 2,000 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं, लिहाजा 4.3 मिलियन उसका खर्चा बनता है। ठीक है जी। और अगर मैं जो स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की, जो मटेरियल और प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट है और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, तीनों को ऐड कर कर एक अमाउंट मेंशन कर देता हूं तो वो 473,756 बन रहा है। क्यों लिखा है ये देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को आई होप के बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7 में, जो कि है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर प्रोसेस बी। इसमें जो यूनिट्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, यानी कि जो यूनिट्स बी से बनकर वेयर हाउस में चले गए हैं, उसकी वर्किंग बड़ी क्रिटिकल है। वर्किंग कुछ इस तरह से करिए कि 40,000 यूनिट्स बनकर गए हैं, पहले तो उनमें 9704.05 के हिसाब से 40,000 को मल्टीप्लाई कर दिया। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 9704.05, 9704.05 में मटीरियल, प्रीवियस प्रोसेस कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है, और उसको 40,000 जो यूनिट ट्रांसफर में है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी शामिल करेंगे, ये एक नई बात है। जब हमारे पास इंस्पेक्शन मिड ऑफ द प्रोसेस पर हो रही होती है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन हुई होती है, तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट और उनको बेचकर आने वाला सेल्स रेवेन्यू फिनिश गुड्स के यूनिट्स में एडजस्ट किया जाता है। और अगर ऐसा ना करें और अगर हम ईपीयू से नॉर्मल लॉस का कॉलम हटा दें तो हमारे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है उसमें भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट चली जाएगी। ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सही ट्रीटमेंट और बेहतर ट्रीटमेंट ये है कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो हैं, उन्होंने जिन्होंने पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन को क्रॉस किया है, उनकी जो वैल्यू है वो हमें सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स के यूनिट्स में शामिल करनी है। स्क्रैप वैल्यू का एडवांटेज भी इन्हीं को देना है, और इनकी नेट कॉस्ट जो है वो 403,976,138 बन रही है। फिर एबनॉर्मल लॉस के 850 यूनिट से हर यूनिट में मटेरियल लगा, लेकिन वो यूनिट्स 80% कंप्लीट थे, 850 का 80% 680, तो उतनी इन पे कन्वर्जन कॉस्ट लगी। CWIP के 7,000 यूनिट से मटेरियल पूरा लगा, लेकिन 50% कंप्लीट थे एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, तो 50% कन्वर्जन कॉस्ट लगी। यानी कि आपने ये इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई किया और इवेंचुअली आपका यहाँ पे भी टोटल 473,756,395 आ रहा है। अब जरा इसको देखते हैं कि प्रोसेस बी का टी अकाउंट कैसे बनेगा। प्रोसेस बी के टी अकाउंट में कॉलम्स ये जो हैं आपने ये ऑलरेडी देख लिए हैं। अच्छा, ये 40 मिलियन कैसे आया? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो टोटल अमाउंट है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो टोटल अमाउंट है 30 और 10। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो टोटल अमाउंट है जो सवाल में दिया हुआ है 30 और 10, ये पूरा का पूरा अमाउंट लिख लिया। प्रोसेस ए से जो कॉस्ट आई वो ये रही, ये कॉस्ट प्रोसेस ए से आ गई। मटेरियल का मजीद खर्चा, कन्वर्जन कॉस्ट का मजीद खर्चा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेचकर जो स्क्रैप वैल्यू आई वो यहाँ आ गई। एबनॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और CWIP की जो वैल्यूज हमने ऊपर कैलकुलेट करी वही एज इट इज यहाँ पर लिख दी। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा एक और बात करूंगा, मैं आईकेप का सोल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। देखें आईकेप का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे ना, तो उसने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ कहीं नहीं दिया,
जब आप नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कंसिडर नहीं करोगे, प्रोसेस ए में तो मसला नहीं है, प्रोसेस बी में मसला है। प्रोसेस बी में जब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को आप कंसिडर नहीं करोगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कम आएंगे। जब इक्विवेलेंट का यूनिट्स कम आएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आ जाएगी। जब इक्विवेलेंट यूनिट्स कम आएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आ जाएगी। जब कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आ जाएगी तो इसी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आप क्लोजिंग WIP के यूनिट्स की वैल्यूएशन भी कर रहे होगे। यानी कि जो यूनिट्स इंस्पेक्ट ही नहीं हुए उसमें भी नॉर्मल लॉस के खर्चे को शामिल कर रहे होगे। बहरहाल आप दोनों में से कोई भी एक सोल्यूशन कर सकते हो। जो सोल्यूशन मैंने किया है वो ज़्यादा लॉजिकल है। अलबत्ता जो सोल्यूशन आईकेप ने किया है, क्योंकि वो आईकेप खुद ये सोल्यूशन बना रहा है तो वो एक्सेप्ट करता होगा कि भाई मैं ऐसे भी कोई आंसर देगा तो उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ज़रूरत इस बात की है कि पहले आप इसके सवाल को, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप कर आप वीडियो को देखते रहें और अपने पास नोट करते रहें और लिखते रहें और समझते रहें। स्टेप 1 के बाद 2 पर आएँ, 2 से 3 पर आएँ, 3 से 4 पर आएँ, सो ऑन। ये पूरा का पूरा जो आपकी एक्सेल फाइल है ये भी आपको मिल जाएगी। प्रोसेस के अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ढूंढ दो और जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी को और एब्नॉर्मल लॉस या गेन के यूनिट्स की वैल्यू है वो ढूंढ दो। लेकिन मैंने प्रोसेस के अकाउंट्स भी बना दिए ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू।